ऐतिहासिक जीत पर सीएम धामी का देहरादून में होगा भव्य स्वागत। सीएम के परेड ग्राउंड पहुंचते ही प्रदेश कार्यालय तक निकलेगी विशाल विजय जुलूस। प्रदेश कार्यालय में होगा भव्य स्वागत। राज्यसभा सीट पर बीजेपी का निर्विरोध कब्जा। डॉक्टर कल्पना सैनी को मिला राज्यसभा सदस्य का सर्टिफिकेट। प्रदेश और केंद्रीय संगठन का जताया आभार। मुख्यमंत्री की जीत पर मसूरी में भाजपाइयों ने मनाया जश्न। शहीद भगत सिंह चौक पर मिठाई खिलाकर दी एक दूसरे को जीत की बधाई। कालाढूंगी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास। रहने के काबिल नहीं है आवास। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। और बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क कटिंग कार्य में एजेंसी की लापरवाही पड़ रही है लोगों पर भारी। लगातार उड़ रही है धूल, बढ़ रही है लोगों की मुसीबतें। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आज देहरादून में सीएम धामी का भव्य स्वागत होगा। खटीमा से 3:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे। 4:30 बजे देहरादून मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड से विशाल विजय जुलूस निकाला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर तक ये जुलूस निकाला जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी भव्य स्वागत समारोह रखा गया है, जिसमें सीएम धामी का स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है और परेड ग्राउंड में ये भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी सीएम धामी का भव्य स्वागत होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 55,000 मतों से सीएम धामी ने जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद प्रदेश भर में उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी जनता का आभार जताया है और जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर जिस तरह से काम किया है, जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और जनता को धामी ने दिया है, आभार जताया है। तो 55,000 मतों से सीएम धामी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी, जिनको बड़े अंतर से हराया है, तकरीबन 3,000 वोट ही निर्मला गहतोड़ी को मिल पाए हैं। हालत तो यह भी हो गई कि उनकी जमानत जब्त हो गई। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, सीएम धामी के स्वागत के लिए प्रदेश भर में कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। परेड ग्राउंड में भी उनका स्वागत होना है, बीजेपी कार्यालय में भी स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जुलूस भी निकाला जाएगा। क्या तैयारी है जुलूस की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज वो खटीमा में, अभी मौजूदा समय में वो खटीमा में है। खटीमा में उनका गृह क्षेत्र है। वहां पर लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और ठीक 3:30 बजे खटीमा से वो निकलेंगे राजधानी देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा। परेड ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहां पर उतरते ही उनका भव्य स्वागत बीजेपी के लोग करने जाएंगे। उसके बाद वहीं से बीजेपी प्रदेश कार्यालय लगभग 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और 2.5 किलोमीटर तक एक विशाल विजय जुलूस यहाँ पर निकाला जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और लगातार इसी को लेकर प्रयास है कि इस जुलूस को यहाँ पर भव्य बनाया जाए और प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम रहेंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहेगी, कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, उत्साहित हैं कार्यकर्ता, क्योंकि मुख्यमंत्री की जीत हुई है और बड़ी बात यह कि जीत बहुत भारी मतों से हुई है। जमानत जब्त हो गई कांग्रेस प्रत्याशी की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक तो सवाल मुख्यमंत्री का है तो जाहिर तौर पर सुरक्षा यहाँ पर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर रहेंगे, मंत्री रहेंगे, संगठन से जुड़े बड़े पदाधिकारी रहेंगे। तो जाहिर तौर पर पुलिस द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि जिस दौरान ये
जुलूस यहाँ पर निकलेगा उस दौरान ट्रैफिक वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाए और ट्रैफिक डाइवर्ट करने से एक तो जुलूस आसानी से वहाँ पर निकल पाएगा और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत न होगी। तो इसका बखूबी यहाँ पर ख्याल प्रशासन द्वारा रखा गया, खासतौर पर पुलिस महकमे द्वारा यहाँ पर रखा गया है और इसी को देखते हुए ये पूरा रूट यहाँ पर और रूट और समय दोनों यहाँ पर निर्धारित किए गए। बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, आभार भी व्यक्त करेंगे जनता का, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत माइक्रो लेवल पर की, बूथ स्तर पर की और यही वजह है कि जो परिणाम बदले हैं उसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है किसी की तो वो है बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और कार्यकर्ताओं के लिए ये कर्तव्य काल है। तो कर्तव्य काल में जिस तरह से कर्तव्य कार्यकर्ताओं ने निभाया है उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करेंगे, जनता का भी। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री की जीत के पीछे जहां एक और जनता का बहुत बड़ा हाथ है चंपावत की, वही जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पिछले जिस दिन से प्रत्याशी यहाँ पर मुख्यमंत्री को घोषित किया गया था तभी से टीमें बन चुकी थी, तभी से टीमों को मूव कर दिया गया था चंपावत के लिए और खासतौर पर उन लोगों को भरोसा उन लोगों पर जताया गया था जिन लोगों की स्थानीय लोगों में पकड़ ज्यादा है, जिन लोगों की वोटर्स में यहाँ पर पकड़ ज्यादा है। और यहाँ पर जो तारीफ यहाँ पर कैलाश गहतोड़ी की भी करनी पड़ेगी सोनू, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी ने सीट अपनी भले ही यहाँ पर छोड़ी लेकिन तब से लेकर कल तक वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहे, वो लगातार यहाँ पर घर घर वो जाते रहे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, जनता के पास जाकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्होंने अगर अपनी सीट छोड़ी है तो चंपावत के विकास के लिए छोड़ी है। तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, कैलाश गहतोड़ी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और आज मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने कल भी यहाँ पर धन्यवाद अदा किया था चंपावत की जनता का, कार्यकर्ताओं का और कैलाश गहतोड़ी का और आज भी मीडिया के माध्यम से वो जाहिर तौर पर वो अपना आभार व्यक्त करें। बिल्कुल, कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट छोड़ी है, इसके पीछे भी एक वजह है कैलाश जी, बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी बीजेपी कर रही है कैलाश को। देखिए जाहिर तौर पर जब कोई इम्तिहान में पास होता है तो इम्तिहान में पास होने के बाद एक जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से खुशी उस शख्स को भी होती है जो इम्तिहान पास करता है और उससे जुड़े लोगों को भी होती है। और यहाँ पर इम्तिहान कैलाश गहतोड़ी का भी था, यहाँ पर इम्तिहान पुष्कर सिंह धामी का भी था और जाहिर तौर पर मैं समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट का जो त्याग किया है वो त्याग सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि पूरी जनता के लिए ये त्याग किया है और उनके त्याग से ये फायदा हुआ है कि अब वहां से मुख्यमंत्री धामी विधायक हैं और जाहिर तौर पर जो कार्य यहाँ पर होने चाहिए थे विधानसभा के वो कार्य अब आसानी से हो पाएंगे, क्योंकि पहले तो ये प्राथमिकता थी कैलाश गहतोड़ी की लेकिन अब ये प्राथमिकता होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं इनाम उनको मिलना लाजमी। इस जुलूस में खास बात यह भी कि हमको महिलाओं की तादाद जो संख्या है वो देखने को मिलेगी और पूरा जो माहौल है एक तरह से महिलाओं की मौजूदगी इसमें रहेगी और बड़ी संख्या में महिलाओं के जुटाने की भी व्यवस्था की गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अलग अलग वर्ग के तमाम लोग आज मौजूद रह सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त राजधानी देहरादून में देखी जा रही है। कार्यकर्ता अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कल ही यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र से पहुंच चुके थे और खासा उत्साहित वो नजर आ रहे थे, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव जीतता है तो उसका खुशी यहाँ पर कार्यकर्ता लोग जरूर मनाते हैं और यही नजारा आज देखने को मिला। बिल्कुल, तो महिलाओं की मौजूदगी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का उत्साह और सीएम धामी की जीत। बहुत धन्यवाद कैलाश जी तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। इससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है, जहां युवा से लेकर सभी वर्ग के लोग जोरदार जीत का जश्न मना रहे हैं और सीएम धामी को जीत की बधाई दे रहे हैं। जो सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर खुशी जताई गई है कि जिस तरह से बाई इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंपावत से 55,000 से ऊपर से वोटों से जो है जीत हासिल की है। निश्चित ही ये कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है और विशेष योगदान मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री द्वारा जो है निरंतर वहाँ पर लगातार 15 दिनों तक वहाँ पर प्रवास कर वहाँ पर मेहनत की गई है। निश्चित ही माननीय मंत्री जी भी इसके जो है बधाई के पात्र हैं उत्तराखंड के लिए और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने एक इतिहास बनाया है 54,000 के मतों से जीतकर। इससे पहले हमारे
रिकॉर्ड बनाया था बहुना जी ने, जो मुख्यमंत्री रहे पूर्व, हमारे भाजपा जनता पार्टी में है। आज उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपनी पार्टी के उसमें 54,000 से रिकॉर्ड मत जीत की है। मैं समझता हूं जिस तरीके से उनका ये रिकॉर्ड मत जीत रहा है, उसी तरीके विकास कार्यों में भी रिकॉर्ड मत जीत होगी उत्तराखंड की। ये मुख्यमंत्री धामी जी से पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए और एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। उत्तराखंड के सुयोग्य विकास के लिए कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी उत्तराखंड के लिए और एक अलग से राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। विगत वर्ष काफ़ी अल्प समय में उत्तराखंड के इतिहास में और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोहराने में जो अल्प समय। मुख्यमंत्री धामी जी हमारे प्रदेश के एक डायनामिक नेता हैं। जिस प्रकार से चंपावत की जनता ने उन पे विश्वास किया, हाईकमान ने उन पे विश्वास किया और एक रिकॉर्ड मतों से वो जीते। उम्मीद है वो उत्तराखंड का विकास करेंगे। कि चंपावत की जनता ने बहुत ऐतिहासिक परिणाम दिए हैं और ये परिणाम पूरे उत्तराखंड के लिए मेरे को लगा पूरे भारत की राजनीति में आज तक का पहला रिकॉर्ड है कि 93% कोई राजनेता इतने बड़ी लंबे टारगेट वोट लेकर जीता हुआ है। और इस जीत से पूरे उत्तराखंड की जनता को एक उम्मीद नहीं पूर्ण है कि आगे आने वाले टाइम पे धामी जी, जिस प्रकार से धामी जी की लोकप्रियता पूरे उत्तराखंड में थी और जो काम जो उत्तराखंड की जनता जो चाह रही है युवा मुख्यमंत्री जी से, अब वो काम निसंदेह वो काम धरातल पर दिखने को मिलेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 93% से अधिक वोट मतों से विजयी हुआ है। और मैं समझता हूं कि धामी जी के नाम से हमने चुनाव लड़ा और धामी जी विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। निश्चित ही राज्य विकास की ओर बढ़ेगा, तमाम आयामों को छुएगा, रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। मैं समझता हूं विकास और रोजगार दोनों में दिनों दिन वृद्धि होगी। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। सीएम धामी की जीत से भाजपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर मिठाई वितरित की है, एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। मंडल के जो सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर खुशी जताई गई है कि जिस तरह से बाई इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंपावत से 55,000 से ऊपर से वोटों से जो है जीत हासिल की है। निश्चित ही ये कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है और विशेष योगदान मैं मानता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री द्वारा जो है निरंतर वहाँ पर लगातार 15 दिनों तक वहाँ पर प्रवास कर वहाँ पर मेहनत की गई है। निश्चित ही माननीय मंत्री जी भी इसके जो है बधाई के पात्र हैं। तो सीएम धामी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चंबा के ठांगधार से कोडिया के बीच पर्यटकों के लिए अब साइकिल ट्रैकिंग शुरू हो गई है, जिसमें पहली साइकिल ट्रैकिंग को वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने हरी झंडी दिखाई है। पर्यटक देवदार, बांझ, बुरांस के बीच बसे घने जंगलों में साइकिल से घूमकर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। 5.5 किलोमीटर के ट्रैक पर साइकिल की सवारी करने के लिए 500 रुपये की फीस रखी गई है। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वन संरक्षण के लिए हर गांव में वन प्रबंधन समितियां भी गठित की जा रही है। इस मौके पर प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने ठांगधार कोडिया मार्ग का चौड़ीकरण करने, यात्री शेड और प्रतापनगर धारकोट पैदल ट्रेकिंग रूट के निर्माण की भी मांग की है। इस राज्य में योगा टू मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, योगा टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म और सबसे बड़ी संभावना जो है इस राज्य, क्योंकि इस राज्य का 72% क्षेत्र, 72% से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन से अच्छा है। तो इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। तो इन इको टूरिज्म की संभावनाओं को तमाम तरह के झरने हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह के जो आप देखेंगे कि नेचुरल पार्क्स हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह की लेक हमारे राज्य में है, तो तमाम तरह के बुग्याल हमारे राज्य में हैं। इन सभी के माध्यम से किस तरह हम इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बना सकें। वन विभाग के इन इको टूरिज्म के कंसेप्ट का फायदा उठा के अपनी आजीविका चलाएं और इस राज्य की और लोग यहाँ के लोगों की आर्थिक मजबूत है, इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बिना अनुमति के निमंत्रण पत्र पर नाम छापने को लेकर हरिद्वार के एक महामंडलेश्वर संत ने विरोध जताया है। उन्होंने झबरेड़ा पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया, शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही कार्रवाई की मांग भी की है।
श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर और प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने उनसे बिना अनुमति लिए कार्ड पर नाम छापने को लेकर विरोध जताया है। पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई है। थाना झबड़ेरा के लाठर देवा निवासी कारी शमीम के निवास पर आगामी 5 जून को मानवता का संदेश नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिना अनुमति लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज का नाम छाप दिया गया, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और साथ ही उन्होंने डीजीपी और एसएसपी से भी बातचीत की है कि इस पर कार्रवाई की जाए कि आखिर बिना अनुमति के नाम कैसे छाप दिया गया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में किसी मदरसे में कोई कार्यक्रम है जिसमें मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे एसएसपी और डीएम का नाम है। इसमें कुछ संतों का भी नाम है, मेरा नाम है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, ना कोई अनुमति प्राप्त की गई है। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये केवल हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कैसे भंग किया जाए, ये एक कुचक्र है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनके खिलाफ मैंने झबरेड़ा थाना में एक तहरीर दी है और संबंधित अधिकारियों को भी मैंने फ़ोन पर बात कर कार्रवाई करने की लिए निवेदन किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं गदरपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या पर आक्रोश जताया है, विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकी जिस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा सब हिंदुओं की सरकार कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के रहते हुए हो रहा है। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन घटनाओं पर अंकुश लगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी हिंदुओं को निकाला जा रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार कहीं ना कहीं अब सुरक्षा व्यवस्था में भी फेल नजर आ रही है और सरकार की इसमें असफलता भी इन कार्यकर्ताओं ने बताई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि हिंदू बहुल हिंदुस्तान देश में वहाँ के बहुसंख्यक समाज हिंदू उसको ही अपने मातृभूमि छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं है। मेरी सरकार से मांग तो कई बार कर चुके हैं। सरकार अपने स्तर से सभी अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो आतंकवादियों ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है, अब ये 1 या 2 आतंकवादी निकलते हैं और टारगेट ही कर रहे हैं। सरकार से मांग तो ये करते हैं कि जितनी कड़ाई उन्होंने कर रखी उस कड़ाई को और आगे बढ़ाएं, आतंकवादी के हौसले पस्त करें, तभी कश्मीर कश्मीर रह पाएगा। वरना कश्मीर को तो आतंकवादियों ने मान लिया है कि हम इस कश्मीर को खत्म करके रहें। बीते कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के लालकुआ बिंदुखता चौकी प्रभारी और वकील के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद वकील समर्थकों ने नैनीताल एसएसपी से चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग इन्होंने की है। वहीं दूसरी तरफ अब चौकी प्रभारी समर्थकों ने भी एसपी को ज्ञापन सौंपा है। चौकी इंचार्ज के कामों की तारीफ की, उनका ट्रांसफर रुकवाने की मांग की है। इस पर एसपी ने ग्रामीणों को उनकी बात उच्च अधिकारियों तक रखने का आश्वासन दिया। आज तक बिंदु हत्थे में जो हर प्रकार के नशे या दारू शराब वगैरह जो भी चलता था, जब से हमारे ये नए क्षेत्र प्रभारी जो 7 महीना हो गया उनको मिस्टर मनोज चौधरी जी, जब से उनने अपना कार्यभार हमारे बिंदु हत्थे का संभाला है, तब से हम हमारे पूरे बिंदु हत्थे के लोगों को नशा मुक्त कर दिया है और गुंडागिर्दी से हमें दूर कर दिया है और हमारे क्षेत्र में बहुत शांति व्यवस्था बनी है। तो जब हमने सुना कि इनका ट्रांसफ़र कुछ तथ्यों के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो हम चाहेंगे कि इनका ट्रांसफ़र न हो। ये बिंदुकत्ता क्षेत्र के कुछ ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मेरे पास आए हैं, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि चौकी इंचार्ज जिनको वहां से हटाया गया है, उन्होंने बिंदुकत्ता क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, नशे के विरुद्ध भी काम किया है और उनका आम छवि पब्लिक के बीच में बहुत बढ़िया है। और उनके द्वारा ये निवेदन किया गया है, ये आग्रह किया गया है कि उनको वहाँ से ना हटाया जाए। इसके लिए मैं कप्तान साहब से और सीनियर अफसर से बात करूँगा और जो भी उसमें निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाए।
उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके में एक बुजुर्ग का शव मिला है, जिससे आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं 108 एम्बुलेंस की मदद से शव को जसपुर सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। वहीं मृत बुजुर्ग की पहचान भी हो चुकी है। पीएम के बाद परिजनों को शव भी सौंप दिया गया है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। हॉस्पिटल से हमारे पास मेमो आई थी, तो हमारे दरोगा जी गए थे, तो पता चला कि एक राकेश कुमार शर्मा पुत्र उमा शंकर शर्मा नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। तो हमने पंचायतनामा की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उनके परिवार वालों को पता किया जा रहा है, उन्हें सूचित करके उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरे गढ़वाल का द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार के प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए खुद विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी पहुंची हैं। कोटद्वार को राजा भारत की जन्मस्थली बताते हुए अधिकारियों को राजा भारत की एक विशाल मूर्ति स्थापित करने की भी सलाह दी गई। यात्रियों को क्षेत्रीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की भी जानकारी दी गई। साथ ही कहा कि प्रवेश द्वार पर ही उत्तराखंड की संस्कृति नजर आनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग के पास सड़क हादसे के दौरान आपको बता दें कि कटिंग के कार्य में लापरवाही देखने को मिल रही है। सड़क कटिंग के कारण जो धूल उड़ रही है, उससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं और इसको लेकर जो कंपनी निर्माण कार्य कर रही है, उसकी भी लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों की भी मुसीबतें बढ़ गई है। वहीं सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं होने की वजह से भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र पवार जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जो निर्माण एजेंसी काम कर रही है उसकी भी एक तरह से लापरवाही है, क्योंकि जो पानी का छिड़काव समय समय पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी धूल उड़ रही है और जो यातायात प्रभावित हो रहा है उससे राहगीरों को भी परेशान हो रही है। स्थानीय लोग हैं वो भी काफी परेशान हैं। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, तो इस यात्रा के तहत जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और खंडप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है और सड़क कटिंग के कार्य के चलते यहाँ पर धूल काफी उड़ रही है, जिसके चलते जो राहगीर हैं और जो यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, खासकर दोपहिया वाहन चालक जो है, उन्हें खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से धूल उड़ रही है। यह धूल लोगों को मुसीबत का सबब, यही धूल सड़क हादसों का भी कारण बन रही है। जितेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से सड़क हादसे इससे होते हैं। तमाम सारी बीमारियां इस धूल के उड़ने से होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज से चारधाम यात्रा पर आने वाले जो लोग हैं, देश और दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, तो वो इस तरह की जो चीजें हैं उसको देखते हुए काफी इनको दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। और इस मामले को लेकर जब मीडिया में ये बात सामने आई, मीडिया ने इस खबर को उठाया, तो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग ने इस मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई जो एजेंसी है उसके अधिकारियों को फटकार लगाई और तुरंत इन जो ये स्थान है जहाँ पर धूल उड़ रही है, इन स्थानों पर पानी का छिड़काव करने के आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।